नमस्कार, गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम सबके बीच में AII-11 CAPF में योगेश मीना जी हैं साथ में। ये बाकी इंटरव्यू के तरह नहीं है कि एक ही हिसाब से सीधा इंटरव्यू हो रहा है और आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या आप टॉकर से डायरेक्ट सामने सामने बात कर सकते हैं। सभी 1 बाय 1 अपने हैंड रेज करेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। लास्ट 15 डेज में कैसे स्ट्रेटेजी रही है वो पूछ सकते हैं आप, और भी एजुकेशन रिलेटेड। बाकी कोई भी अभद्र भाषा ये सब का उपयोग नहीं करेंगे। तो पहले जान लेते हैं योगेश मीना जी का सफर कैसा रहा और उनके बारे में कुछ। जी पहले तो सबको गुड इवनिंग। देखो, मैंने सीएपीएफ के लिए तो स्पेसिफिकली शुरुआत की नहीं थी वैसे, कि मैंने सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 2020 आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सीएपीएफ का। 2020 मैंने दिया था, लेकिन उस टाइम क्या मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था सीएपीएफ होता क्या है। तो उसके बाद मैंने एक ईयर मिस किया किसी पर्सनल इश्यूज की वजह से। उसके बाद 2022 से मैंने दिया था सीरियस अटेम्प्ट पढ़ने के बाद। उस टाइम में 15 मार्क्स से आई वाज शॉर्ट ऑफ कट ऑफ, एंड in 2023 I gave my best and I secured all India rank 11, and this was my third attempt as I said earlier. So yes, बोलता हूँ कि चौधरी सर और गुरुकुल पूरा टीम, आशुतोष सर, चौधरी सर, पूरी गुरुकुल टीम का पूरा मेरा एक जर्नी में अहम योगदान रहा है। तो जी सर। तो आप बता सकते हैं मतलब कैसे आप पूरा एक साल पूरा फोकस, या फिर फेलियर्स आपके कैसे रहे बाकी एकेडमिक से सब के बारे में। तो थोड़ा वो उत्सुकता रहती है ना कि लोगों फेलियर्स भी आते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, फिर तैयारी से मन हट जाता है, या फिर उन्होंने मेहनत करने पर एक अलग डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो कैसे उस पर किया जा सकता है फोकस? जी सर, देखो सर, फेलियर तो किसी भी फील्ड में जाएंगे अपन अपन स्कूल में देख सकते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, तो फेलियर तो इस स्टेज पर आते ही हैं। तो सिंपल बात ये है कि सर उसको फेस करना है, क्योंकि लाइफ एक चीज से डिफाइन नहीं हो सकती है। अगर कोई बंदा फेल हो रहा है तो उसको अटेम्प्ट दूसरा चांसेस देती है लाइफ। अगर कोई बंदा एक चीज में अगर वो पास नहीं कर पा रहा तो उसको दूसरा डोर ओपन कर देती है किस्मत उसके लिए। तो यही है कि देखो, सीएपीएफ के तो 5 अटेम्प्ट जनरल को मिलते हैं, बाकी ओबीसी एंड एसटी के लिए अलग से रिलैक्सेशन है। तो अगर नहीं हो पा रहा है किसी एक अटेम्प्ट में तो उसको हार नहीं मानना है, मतलब लगे रहना है, स्टिक टू द बेसिक्स, ये सब करना है आपको। और बाकी ये कि सब किस्मत पर छोड़ दो, लक का भी इसमें एक फैक्टर रहता है। और बाकी तो आप जो मेहनत करोगे उसी पे बहुत निर्भर रहेगा रिजल्ट आपका। तो वही एक ही, रुकना नहीं है, बस चलते रहिए। प्रोसेस है पूरा, उसमें प्रोसेस पे बिलीव करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आपको भी पता है मतलब कि अभी 15 दिन बाकी है CAPF के एग्जाम्स के लिए। तो इन सबके 15 दिन की लास्ट की स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, और इसके बाद में सभी अपने हैंड रेस करके एक एक करके सवाल पूछ लेंगे जो आपको पूछना है। ओके? जी सर, आई थिंक फॉर 15 days, last 15 days, I think they should prioritize the subject. Like we have science, which has around 26 to 27 questions are asked in every year in science section. So सबसे पहले आप साइंस को प्रायोरिटाइज कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 9 10 को आप पढ़ ही रहे होंगे, एक साल से पढ़ रहे होंगे सारे लोग। तो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। उसके अलावा उसके बाद आप फोकस कीजिए पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पर, क्योंकि एक ऐसा है ना कि आप अगर इन तीनों चीजों को प्लस करंट अफेयर पढ़ जाओगे तो आपका स्कोर अगर अभी एग्जाम में आना होगा 140, तो 160 क्रॉस कर जाएगा वो। तो आप इस पे पहले तो प्रायोरिटी देकर इसकी अपना साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन चारों पर फोकस कीजिए इन प्रायोरिटाइज मैनर। लाइक सबसे पहले साइंस को कीजिए, फिर पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी एंड देन करंट अफेयर। और उसी के साथ आप प्रीवियस ईयर भी लगाइए, मेनली फॉर साइंस, देन वी हैव ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। इन तीनों के प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए फॉर सीएपीएफ के। अपना एनडीए हो गया है, सीडीएस हो गया है। एनडीए का तो वैसे आप कर नहीं पाओगे, 15 दिन है, और कर ही रहे होंगे। जैसे प्रीमियम चैनल सर का भी है कंटेंट वगैरह, उसमें पीवाईक्यू डालते हैं, और आपको बताया भी होगा कि 2009 से 2020 टू 2023 तक के खुद से एनालाइज कीजिए पेपर सीएपीएफ के। तो आप आई थिंक आप कर ही रहे होंगे सारे लोग, तो उसको करते रहिए। बाकी बुक लीजिए किसी भी, बाकी सर का चैनल है, बाकी अपनी बुक आती है पीवाईक्यू की, दिशा पब्लिकेशन की आती है, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए भी आती है कोई सी, तो आप उसको कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर करना, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है उसको करना है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज उसको करना है। बाकी उसके अलावा किसी और टेक्स्ट बुक वगैरह में तो सजेस्ट नहीं करूंगा, मतलब सीएपीएफ लाइक तो शायद मैं बोलूंगा नहीं, बाकी एग्जाम के लिए हो सकती है अच्छी वो। क्योंकि बहुत लोगों का डीएम आता है कि टेक्स्ट बुक कर रहे हैं उसमें 150 मार्क्स आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज रेलेवेंट।
इट वाज नॉट रेलेवेंट फॉर मी, इट कैन बी रेलेवेंट फॉर अदर्स। सो आप इस पे बस टिक रहिए, बस हो जाएगा। बाकी पेपर 2 के लिए तो मैं बोलूंगा कि जो आपने पढ़ा है, 1 साल से कर रहे हो, अपना कंटेंट रेडी कर रहे हो, जनवरी से मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कंटेंट इकट्ठा कराओ, उसको रिवीजन करते रहिए। उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी सर की या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उसको आप जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, ऐसे के 5-6 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में रहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्गुमेंट हो गया, इनको रिवीजन कीजिए वापस से एग्जाम तक। कोई मतलब वो नहीं है कि नई चीज पढ़ना है, जो आपने पढ़ चुके हो उसको रिवीजन कीजिए, बस फैक्ट वगैरह थोड़ा। और बाकी ये है कि ऐसे वगैरह में ज्यादा कुछ अनशन चीजें मेंशन नहीं करनी है, जैसे क्या करते हैं फैक्ट फिलोसॉफिकल कोट्स वगैरह डालते रहते हैं, और ऐसे को सिर्फ लेमन लैंग्वेज में करना है आपको, तो इतना कुछ ज्यादा भारी काम है नहीं है। बाकी ये करते रहिए बस, इसका रिवीजन ज्यादा फोकस करना, लास्ट के 15 डेज में आप कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत करना, अभी हो जाएगा बाकी। तो अभी सब हैंड रेस कर लेंगे जिससे जो पूछना है। यशराज। हाँ जी बोलिए। कंग्रेचुलेशन योगेश भैया। तो बोलो भाई। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो रिवीजन तो कर रहे हैं, रिवीजन तो इस महीने रिवीजन ही हुआ है पूरा, लेकिन जैसे आपका टाइप ऑफ रिवीजन क्या था? जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हर रोज एक सब्जेक्ट, कोई साइंस का एक सब्जेक्ट रेगुलर एक दिन में पूरा उसको पढ़ना ही पढ़ना है, जो 3 से 4 घंटे लग जाए, ठीक है? तो ऐसा करना ठीक रहेगा, या फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके कि 1 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लिया, 1 घंटे बायो पढ़ लिया, ऐसा करना सही रहेगा, या एक अब दिन में एक सब्जेक्ट पूरा उतारना ही ठीक? अभी क्या कर रहे हो, फिजिक्स जैसे एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ रहे हो डेली सर? देखो यार, वो तो कन्वीनियंस है ना, आपको जो सही लगता है वो पढ़ सकते हो, कोई ऐसा है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट हो कि एक बायो को करो एक फिजिक्स को करो। ये है कि एग्जाम से पहले अपने को पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करके जाना अच्छे से, विद पीवाई, विद क्वेश्चंस। तो ये है कि अच्छे से उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। बाकी एक दिन में फिजिक्स करना चाहो, ज्योग्राफी सॉरी साइंस के बायोलॉजी करना चाहो, अपन केमिस्ट्री करना चाहो, अपने ऊपर है, तो इसका कोई रूल नहीं है। जो आपको लगता है कन्वीनियंट है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो कर सकते हो। और जैसे जो सीएससी वगैरह क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, सीएससी अटेम्प्ट किया, ईपीएफओ अटेम्प्ट किया, एनडीए अटेम्प्ट किया, इस साल का जितना जो क्वेश्चन पेपर था अटेम्प्ट किया जो हुआ यूपीएससी का, तो उसमें से क्वेश्चन तो आते हैं, बट जैसे ये प्रोटोटाइज करके पढ़ना है कि जिस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएससी और अदर यूपीएससी पेपर्स में, उसको प्रोटोटाइज करके पढ़ें, उस पर ज़्यादा हाँ फोकस कर लें जैसे, थोड़ा। हाँ देखो 2024 के जो यूपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं ना, उनके जो सेक्शंस रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप देखना कि किसी किसी में इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है वैसे अभी इस 2024 के एटमॉस्फेयर पेपर्स। से क्वेश्चन, हाँ हाँ, जो एटमॉस्फेयर से और रिपीट करते हैं ना, पार्लियामेंट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ उसको फोकस करो अच्छे से, क्योंकि उसका पॉसिबिलिटी है कि वो सीएपीएफ में भी रिपीट कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो उनके क्वेश्चंस दिए, उनके एक्सप्लेनेशंस आप खुद से रेडी करो। जो क्वेश्चंस आए, उसके जो एक्सप्लेनेशन है, उन एक्सप्लेनेशन के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है सीएपीएफ में। तो इसे थोड़ा अप्रोच करो, मतलब लास्ट के जो 15 दिन उसमें रिवीजन के साथ 2024 के पेपर रिसोल्व करो यूपीएससी के एग्जाम्स के, विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन के आएगा, आ सकता है। और रोज जो पीवाईक्यू के हमने नोट्स बना रखे हैं, गुरुकुल के सबने नोट्स बना रखे हैं पीवाईक्यू के, सीएपीएफ के, तो उसको रोज रिवीजन करते रहे रेगुलर अभी भी? हाँ उसको करते रहो। सीएपीएफ का 2009 से बने होंगे शायद आपने, 9 से 23 तक के। 2009 से हाँ 23। उसको करो, एक दो बार उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, रिवीजन करके जाओ उसको। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अंजलि शॉ। तो इन साहब कौन है, नाम बताइए अपना, देखने रहो उसमें। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर बेसिकली मैं ये पूछ रही थी ना कि अभी जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो पीवाईक्यू में कुछ कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं। एनसीईआरटी तो बहुत टाइम रिवाइज हो चुका है, उसको पढ़ के ऐसा ही लगता है कि ये सारा तो हो ही गया, लेकिन पीवाईक्यू करते टाइम ना कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जो एनसीईआरटी के थोड़े से बाहर या फिर क्लास 11-12 से आते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के उस पीवाईक्यू पे ही डिपेंडेंट रहे, या फिर जो मतलब उस चैप्टर को भी पढ़ ले? देखो मुझे तो ये लगता है कि कोई 9th-10th एनसीईआरटी आपने पढ़ी है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आएंगे। अगर 26 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है साइंस में, तो 22 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कर सकते हो इजीली। तो 4 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता नहीं कि आप अलग से पढ़ने बैठोगे, लास्ट के 15 डेज बचे हैं उसमें।
तो मुझे तो ये लगता है कि आप जो सोल्व नहीं कर पा रहे हो उसको रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो कि हाँ चलो अगर आता है एग्जाम में तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार। तो वो कॉस्ट बेनिफिट लगता नहीं है कि आप उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने बैठोगे 15 दिन के लिए। बाकी बस 9 10 पढ़ते रहिए, बस उससे हो जाएगा काम। ओके सर। बाकी किसी का कोई सवाल? पेपर 2 का तो पूछो यार, पेपर 2 अभी कर रहा हो कि नहीं तैयारी कोई? पेपर 2 में आपने कैसे स्कोर किया? ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल रहता है। जैसे अभी तो इधर इंस्टीट्यूट में शायद ही किसी को पेपर 2 में तकलीफ आ रही हो, मतलब बाकी यूट्यूब में भी अगर ये वीडियो जाएगी तो पेपर 2 कैसे सॉल्व किया जाए? सर फर्स्टली वी कैन स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग। तो मुझे ऐसे का लगता है कि सर मैंने क्या किया था वो बताता हूँ मैं। जैसे मैंने जनवरी से चालू किया था 2023 का, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसमें से जो कोट्स आते थे, कुछ फैक्ट्स आते थे, या फिर पीएम मोदी हो गए अपने, या फिर एस जयशंकर साहब हो गए, तो जो वो कोट्स वर्ड्स बोलते थे तो मैं उनको लिख लेता था कि अगर क्लाइमेट चेंज में कुछ आएगा तो मैं ये मेंशन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर 2023 में क्वेश्चन आया था डायस्पोरा रिलेटेड, तो आई स्टार्टेड विद अपना क्या नाम था उनका, सॉरी ऋषि सुनक, उनका स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद समोसा कोकस करके वर्ड आया था न्यूज में, जो कि 1 मंथ पहले न्यूज में था। जो कि प्राइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे यूएसए, जो उन्होंने यूज किया था समोसा कोकस फॉर डायस्पोरा कम्युनिटी इन कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। सो आई यूज दैट वर्ड। सो इसका इसे अभी वैसे तो 15 दिन बचे, तो अभी कुछ ज्यादा न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ कर नहीं सकते, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यूज किया था। और उसके बाद ऐसे को सिर्फ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लिखना है, कोई ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का ऐसे है नहीं। सिविल सर्विसेज में तो रिक्वायरमेंट रहती है कि थोड़ा फिलोसॉफिकल आते हैं, उसके हिसाब से डिमांड को अपने को पूरा भी करना पड़ता है। लेकिन एज फार एज सीएपीएफ इज कंसर्न, इसमें लेमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इजीली। और ऐसे जो कि हाई स्कोरिंग होता है। और उसके बाद सर दूसरा आर्गुमेंट राइटिंग। तो आर्गुमेंट राइटिंग के लिए तो वही है कि ऐसे के साथ जो अपन टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसका भी चांस है कि वो आर्गुमेंट के थ्रू बन के आ सकता है। तो उसमें 5 पॉइंट्स दे सकते हैं अगेंस्ट एंड फॉर में, और बाकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बाकी उसका ज्यादा कुछ है नहीं, उसको भी नॉर्मल रखना है, सिंपल एज दैट। एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए तो आजकल जैसे देख रहे हैं कि 2022 और 23 में कोई ज्यादा करंट बेसिस पे नहीं आ रहे हैं वो ऐसे, मतलब उस तरह से लास्ट ईयर पूछा था कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रिलेटेड कुछ था रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आप जो एक साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिस पे कर सकते हो। इस पे आप किसी चीज को आप सोचते हो कि रट लेंगे या कर लेंगे, तो वो जिसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 15 दिन के लिए एक ही जो सर ने टॉपिक डाले हैं, अभी जो उनके चैनल पे गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पे डाले, ऑफिसर्स एकेडमी पे डाले हैं, लगभग 20 25 टॉपिक्स हैं, उसके आर्ग्यूमेंट के भी हैं, ऐसे के भी हैं, तो उसको तैयार कर सकते हो फिलहाल के लिए। और उसके अलावा संरचना भी मैंने यूज की थी उस टाइम, जनवरी 2023 में जब रिलीज हुई थी। तो चौधरी सर से बात हुई थी मेरी कि पेपर 2 के लिए मैं और क्या पढ़ सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो वो भी काफी हेल्पफुल रही थी, और उसको आप अभी सर ने लॉन्च भी किया तो उसको आप ले सकते हो। उसमें आप उसको बस ऐसे रीड करना कि अपन हॉबी जैसे रीड कर रहे हैं उसको, एक पढ़ रहे हैं, बस उसको रटने का काम मत करना अभी, कि हाँ ये एड ऑन कर लिए आपने, जो टेस्ट सीरीज वगैरह लिए उसके जो क्वेश्चन हैं उसके साथ इसको भी पढ़ सकते हो, जो अपना संरचना है उसको। तो ये सब आपको एड ऑन करेगा चीजों को, उसको याद करने का मत कर सोचना कि याद कर रहे हैं उसको एज ए रीडिंग करना, बस रीड करना उसको, बाकी इतना हो जाएगा। क्योंकि आरसी प्रेशर राइटिंग आप टेस्ट सीरीज दे ही रहे हो, एक साल से दे रहे हो, तो उसका तो कुछ ज्यादा अलग अलग से है नहीं, जब टेक्निकल चीजें हैं वो याद ही होंगी आपको कैसे करना है। और फिर सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि टाइम 3 घंटे में किसी के पेपर पूरे नहीं हो पाते। कोई ऐसे में ज़्यादा टाइम दे देता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स में टाइम दे देता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा स्कोप रहा है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट को कैसे किया जाए, वो भी बता दीजिए। सर आई थिंक फॉर टाइम मैनेजमेंट तो ये लंबा प्रोसेस है। अगर कोई बंदा 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा है, रेगुलरली वो टेस्ट लिख रहा है, फिर खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है एक अलार्म सेट करके कि मुझे 15 16 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है, तो वही कर सकता है। मुझे लगता नहीं 15 डेज में, मतलब करने वाले तो कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यू कमर टू कंप्लीट होल पेपर इन 3 आवर्स। तो ये तो मुझे लगता है कि वो अभी से अगर लिखना चालू करेगा तो बहुत मुश्किल होगा फिर भी। लेकिन अभी जो जैसे कि आपके जो स्टूडेंट वगैरह बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिख भी रहे हैं, तो ये टारगेट कर सकते हैं कि 16 17 मिनट में एक ऐसे कर कंप्लीट कर सकते हैं। 300 280 290 वर्ड्स में भी करेंगे तो भी काम बन जाएगा। बाकी हर ऐसो को इतना देना चाहिए टाइम तो लगभग, और उसके पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना चाहिए, तो उससे टाइम सेव हो सकता है अपना जो ऐसे का है लिखने का। आर्गुमेंट राइटिंग में भी लगभग इतने दे सकते हैं 16 मिनट के आसपास एक आर्गुमेंट में। रिपोर्ट राइटिंग में 10 11 मिनट्स देंगे तो उससे काम बन जाएगा। बाकी प्रेशर राइटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा था मुझे, तो मैंने जिस टाइम एग्जाम वगैरह दिया था, तो उसमें मैंने लगभग 12 13 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, लगभग 12 13 मिनट लिए थे। और ग्रामर में तो 15 मिनट का काम है, अगर आपको आता है तो कर सकते हो, बाकी तो भगवान भरोसे है ग्रामर।
और आरसी हो जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। बाकी जिसने 6 महीना अच्छे से प्रैक्टिस किया, रेगुलर टेस्ट वगैरह दिए हैं, उसके लिए तो ये इट इज है जस्ट बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं लगता है मुझे। तो आपने जैसे 2022 में मुझे जितना पता है आप मेरिट आउट रहे हैं और 2023 में ए यस आई सर। आर 11 है, तो आपने ये कैसे इवॉल्व किया अपने आप को कि डायरेक्ट मेरिट आउट से ए आई आर 11, जो कि बहुत बड़ा एक हिसाब से जंप है, तो पेपर वन या पेपर टू में मतलब कैसे मार्क्स इंक्रीज किए पहले के हिसाब से? सर एज फार एज पेपर वन इज कंसर्न, उसमें मैंने लास्ट 2022 में जब दिया था, तो सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी कि साइंस नहीं पढ़ा था मैंने 9th 10th एनसीईआरटी। तो मुझे लगता है जो 22 उस टाइम से सर 26 27 क्वेश्चन आए थे साइंस के, मुश्किल से मेरे 11 9 या 10 क्वेश्चन सही थे। बाकी मैंने 2021 अटेम्प्ट किए थे, बाकी सब गलत थे 11 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि वो साइंस पे फोकस ना करना 9th 10th एनसीईआरटी पर, तो वो थोड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से मेरे सिर्फ मार्क्स पेपर वन में 143 रह गए थे। और बाकी सर पेपर टू की अगर देखी जाए तो उस टाइम मैंने मतलब सही लिखा था कंटेंट वगैरह, ग्रामर फोकस नहीं किया था बस। तो उसकी वजह से बाकी पेपर टू का तो मेरे को लगता था कि जो मैंने लिखा था उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स आए थे, 95 मार्क्स थे। उसके बाद सर अगर उसको कंपेयर करें 2023 से, तो मुझे तो सर प्राइम फैक्टर इंटरव्यू लगता है फिलहाल के लिए, जो मैं भी कर पा रहा हूँ कि उसकी वजह से ज्यादा जंप मिली है मुझे मार्क्स में। और पेपर वन के लिए मैंने साइंस की थी 2023 का, मैंने पूरे अच्छे एनसीईआरटी वगैरह थीम्स हो गई अपनी हिस्ट्री की। उसके बाद करंट अफेयर वन लाइनर हो गए, पूरा स्पेसिफिकली आई गेव 1 ईयर फॉर सीएपीएफ ओनली, सो इट हेल्प मी अलॉट। उसके बाद साइंस हो गया। बाकी पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस किया था मैंने पूरे साल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, जैसा आपने मुझे बताया भी था कि बच्चे पीवाईक्यू के नाम से सेशन में नहीं आते हैं। आपका टेस्ट सीरीज होता है पेपर टू का, तो देने नहीं आते हैं और पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते हैं। तो ये तो करना चाहिए था, मतलब अब इसलिए 15 डेज है, अभी कर सकते हो पीवाईक्यू की बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि मैं खुद 140 से 166 मैंने मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे एग्जाम 23 के बाद। तो उसका बहुत वैल्यू है, अभी 15 डेज है तो आराम से कर सकते हो। बाकी पेपर टू का मैंने इस बार थोड़ा स्पेशल लैंग्वेज यूज की थी, मतलब जो कि ईजी हो, कोई अगर 10th क्लास का बच्चा भी उस ऐसे को पढ़ेगा तो वो समझ सकता है क्या लिखा था। तो वो चेंज लाए थे मैंने कि मैं अच्छा उसको बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे वगैरह लिखे थे मैंने। तो पेपर टू का शायद मेरे 95 प्लस आ सकते हैं इस बार। तो उसी का है कि शॉर्ट नॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है सर, भी ये था, बाकी तो इंटरव्यू था बाकी। ओके, धन्यवाद। बाकी किसी को कुछ सवाल पूछना? तनुज सक्सेना। सर प्रेस की राइटिंग के रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहें, मतलब उसकी प्रैक्टिस या फिर उसके लिए कुछ पीवाईक्यूज कुछ ऐसे कर लिए हैं थोड़े जो सॉल्व थे लास्ट ईयर्स के कुछ के, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस प्रेस की को लेके नहीं आ पा रहा है, या फिर वो टाइम ज़्यादा ले ले रहा है शेड्यूलिंग टाइम। यार टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे ना आप, इतने सारे टेस्ट लिखे होंगे तो इतने वो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। अरे टाइम तो लगता है, मुझे पर्सनली तो मुझे लगता है, बाकी लोग कर लेते हैं 8 मिनट में 9 मिनट में कर लेते हैं, पर मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता था, लगभग 13 14 मिनट, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। तो मैं ऐसे में मैं 15 मिनट कर लेता था, 14 15 मिनट। कभी कभी जो जैसे कि डायस्पोरा ऐसे था, तो मेरा उसमें कंटेंट सब कुछ रेडी था। और उसके बाद ई वेस्ट वाला था, मतलब उसमें मैं शॉर्ट कर लेता टाइम मेरा, और प्रीसेस में एक्स्ट्रा टाइम रख लेता था। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आर्गुमेंट रिपोर्ट में टाइम कम दे दिया और एक्स्ट्रा जो है आप रेसे में दे सकते हो। इसे वहीं पे हो जाता है मैनेज वगैरह। बाकी आपने टेस्ट सीरीज दी होंगी तो उसमें मैनेज किया होगा मुझे लगता है, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी किसी को कुछ सवाल? ओके, ठीक है योगेश जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर आगे की जर्नी के लिए और थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन एक और बार। थैंक यू धन्यवाद सर। समय देने के लिए अपने। थैंक यू सर।